बेटा, आप लोगों को मैंने अरस्तु का जीवन परिचय और उसके राज्य सिद्धांत और उसकी विशेषताएं आप लोगों को बताई थी। आज मैं आप लोगों को अरस्तु की दास प्रथा बताऊंगा और इसकी आलोचना भी बताऊंगा। जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है अरस्तु की दास प्रथा। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज वर्तमान समय में दासता को कितना घृणित माना जाता है, लेकिन फिर भी अरस्तु जैसे बड़े विद्वान ने, राजनीति शास्त्र के जनक, विभिन्न समाज विज्ञानों के जनक ने अगर इस दास प्रथा का समर्थन किया तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में यह जो दास प्रथा थी, यह यूनान के लिए क्या स्थिति इसकी थी, क्या यह महत्व रखता था। तो देखिए, अगर देखें आप यूनान में, तो यूनान में दो वर्ग थे। जो समृद्धशाली कुलीन वर्ग के लोग थे वो स्वामी थे, और जो गरीब तबके के लोग या विवेक जिनके अंदर कम था, वो अगर अरस्तु को माने तो विवेक शून्य व्यक्ति, वो दास थे। और वास्तव में पूरी यूनानी अर्थव्यवस्था के ये रीढ़ थे। कहा जाता है कि दास प्रथा यूनानी सभ्यता की बुनियाद थी। मालिक, स्वामी अपना नैतिक और बौद्धिक विकास करता था, और उसके नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए उसको समय की आवश्यकता होती थी। और वह समय जो दास श्रम करता था, जिससे उसका अन्न, भोजन, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, उससे उसको समय मिल जाता था और वह अन्य राजनीतिक और सामाजिक कार्य कर पाता था। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो दास प्रथा यूनानी अर्थव्यवस्था, यूनानी सभ्यता, यूनानी संस्कृति की एक रीढ़ थी, एक बुनियाद थी, जिस पर पूरा यूनान की अर्थव्यवस्था आधारित थी। लेकिन उसी समय कुछ सोफिस्ट चिंतक और कुछ विचारक जैसे एंटीफोन इत्यादि विचारकों ने इस दास प्रथा का मानवीय आधार पर आलोचना प्रारंभ कर दी। उनका मानना था कि ईश्वर ने सबको बराबर जना है, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दास कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस आलोचना से एक संकट के बादल मंडराने लगे। संकट क्या कि अगर जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही दास प्रथा थी, और अगर उसी को समाप्त कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ऐसे समय में अरस्तु ने इस आलोचनाओं को समाप्त करने के लिए और दास प्रथा को कुछ वैज्ञानिक और मानवीय बनाने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे हम अरस्तु की दास प्रथा कहते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि अरस्तु के पास स्वयं बहुत सारे दास थे, इसलिए उन्होंने ये दास प्रथा सिद्धांत दिया। फिलहाल हम इस दास प्रथा को देखेंगे। अरस्तु ने इस दास प्रथा का 3 आधार पर समर्थन किया। पहला बताया उन्होंने कि दासता प्राकृतिक है। अब देखिए, उनका मानना था, प्राकृतिक आधार पर उन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया। उन्होंने कहा दासता प्राकृतिक है। अब यहां प्रश्न उठता है कि आखिर दास लोग होते कौन हैं। तो अरस्तु ने बताया कि यह प्रकृति का नियम है कि उच्चतम व्यक्ति होता है, वो निकृष्ट पर या निम्नतर पर शासन करता है। जो भी समृद्धवान होगा वो आगे होगा, वो शासन करेगा, और जो निकृष्ट होगा, असमृद्ध होगा, वह शासित होगा। यानी अरस्तु का मानना था कि प्रकृति ने ही कुछ लोगों को स्वामी बनाकर भेजा है और कुछ लोगों को दास। कुछ लोग आदेश देने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग आदेश का पालन करने के। अब इसका आधार उन्होंने बताया कि जो समाज में विवेक शून्य लोग होते हैं वो दास होते हैं, और जो विवेक युक्त लोग होते हैं वो स्वामी होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा यह दासता जो है
वह प्राकृतिक है। अब दूसरा देखिए, अरस्तु ने दास्ता को प्राकृतिक आधार पर दास्ता का समर्थन किया। अब जो दूसरा उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि ये जो दास्ता है यह स्वामी और दास दोनों के लिए हितकर है। पहला आधार प्राकृतिक बताया कि प्रकृति ने ही ऐसे किया है कि कुछ लोग स्वामी होने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग दास होने के लिए। दूसरा इन्होंने बताया कि दास्ता जो है वो स्वामी और दास दोनों के लिए हितकर है। अब पहले देखते हैं कि स्वामी के लिए कैसे हितकर है। तो उन्होंने बताया कि स्वामी को अगर अपना नैतिक और बौद्धिक विकास करना है, अन्य राजनीतिक और सामाजिक कार्य करने हैं, तो उनको समय चाहिए। अगर वह अपने अन्न के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्र के लिए या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में ही रत रहेंगे तो फिर उनका राजनीतिक, सामाजिक विकास, नैतिक, बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए उन्होंने बताया, इसके लिए दास श्रम करेगा, श्रम करके स्वामी के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी उनके भोजन, अन्न, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जिससे उसको समय मिलेगा और उस समय से वह स्वामी अपना नैतिक और बौद्धिक विकास करेगा, सामाजिक और राजनीतिक विकास करेगा, जिससे समाज आगे की तरफ जाएगा। तो स्वामी के लिए हितकर हो गया। क्यों? क्योंकि स्वामी को समय चाहिए और उनको श्रम से बचना है। भाई सुबह से शाम तक हम खाने के और वस्त्र के व्यवस्था में लगे रहेंगे तो फिर क्या हम कुछ लिटरेचर पढ़ सकते हैं या अपने नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्वामी को समय देने के लिए दास ने श्रम करके उनके लिए भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। अब स्वामी अपना नैतिक और बौद्धिक विकास कर रहा है। इस तरह से इस स्वामी के लिए दास प्रथा हितकर हो गई। अब दूसरा दास के लिए, तो जैसा कि अरस्तु ने बताया कि दास कौन लोग होते हैं? दास वो होते हैं जो विवेक शून्य होते हैं, जिनके पास अपना विवेक नहीं होता। और अगर जिसके पास विवेक नहीं है, उस आदमी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो दूसरे का तो अहित करेगा, अपना भी अहित कर लेगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अगर बच्चा है, उसके पास विवेक कम है, उसको छोड़ दीजिए स्वतंत्र, तो हो सकता है कोई सामान आपका ही गिरा के फोड़ दे या फिर अपने ही गिर जाए, उसी को चोट लग जाए। इसलिए माता पिता के संरक्षकत्व में, उनके संरक्षण में वह कार्य करता है। उसी प्रकार अरस्तु कहता है कि यह जो दास है इसके पास विवेक नहीं है, हो सकता है ये अपना और समाज दोनों का नुकसान कर दे। इसलिए दास का हित इसी में है कि वह स्वामी के संरक्षणत्व में रहे, यानी दास का भी यहां हित हो रहा है। इसलिए अरस्तु ने बताया कि यह दास प्रथा जो है वह स्वामी और दास दोनों के लिए हितकर है। अब तीसरा आधार जो बताया उन्होंने, नैतिक आधार। नैतिक आधार पर समर्थन किया दास प्रथा का अरस्तु ने। उन्होंने बताया अगर दास जो है वह स्वामी के साथ उनके संरक्षण में रहे तो हो सकता है कि उसका भी धीरे धीरे नैतिक और बौद्धिक विकास हो। जैसे होता है ना कि समाज में हर बड़े समृद्ध बौद्धिक व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है कि वह जिनके पास बुद्धि विवेक कम है, नैतिकता कम है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाए। तो यह नैतिक दायित्व बन जाता है स्वामियों का कि वह उनके विकास के लिए प्रयास करे अरस्तु के अनुसार। और दूसरी चीज, इस दास के लिए भी
यह एक नैतिक आधार होगा कि अगर दास स्वामी के साथ रहेगा तो हो सकता है धीरे धीरे उसका नैतिक और बौद्धिक विकास हो जाए। इसलिए इस नैतिक आधार पर अरस्तु ने इस दास प्रथा का समर्थन किया। अब हम देखेंगे कि उस समय कितने प्रकार की दास प्रथा के रूप कितने थे। दास प्रथा के रूप या प्रकार, पहला आधार बताया अरस्तु ने, जो पहली प्रकार बताया वह स्वाभाविक दास। जो दूसरा बताया उन्होंने वैधानिक दास। देखिए, एक था स्वाभाविक दास, दूसरा वैधानिक दास। अब ये स्वाभाविक दास कौन थे? ऐसे लोग, जैसा कि पूरा दास प्रथा यहीं से शुरू ही करता है अरस्तु, कि ऐसे लोग जो विवेक शून्य थे वह स्वाभाविक या प्राकृतिक दास थे। यह हो गया स्वाभाविक दास। कि स्वाभाविक दास कौन लोग थे? वे जो प्रकृति से ही यानी जन्म से ही विवेक शून्य पैदा हुए, प्रकृति ने ही उनको ऐसा जना, यानी वह स्वभाव से ही दास है। इसको उन्होंने कहा स्वाभाविक दास। दूसरा उस समय प्रचलन था वैधानिक दास का। ये वैधानिक दास कौन है? तो उस समय जो युद्धों में सैनिक हार जाते थे, युद्धबंदी हो जाते थे, ऐसे युद्धों में हारे हुए सैनिकों को वैधानिक दास के रूप में रखा जाता था। लेकिन अरस्तु ने इसको स्वीकार नहीं किया। अरस्तु केवल इसका समर्थन करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कि पहली चीज तो यूनानी दास हो ही नहीं सकते। उनका ये सूत्र वाक्य लिख लीजिए, इसी आधार पर अरस्तु की आलोचना भी होगी कि वो कहते हैं कि यूनानी दास नहीं हो सकते। अब एक तरफ उन्होंने कहा कि दास वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से विवेक शून्य होते हैं, जबकि अगर वैधानिक दास की बात देखें तो जो सैनिक है, जो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, वो सैनिक है। बिना विवेक के तो सैनिक बना नहीं, तो उसके पास विवेक है। इसलिए वो कहते हैं कि युद्धों में हारे हुए युद्धबंदियों या सैनिकों को दास बनाया जाना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने इस वैधानिक दास को का समर्थन नहीं किया, कहा कि यह दास प्रथा उचित नहीं है। अगर देखा जाए तो अरस्तु ने केवल इसी स्वाभाविक दास का समर्थन किया। अब हम देखेंगे कि वास्तव में अरस्तु ने, उसके युगानुकूल थी दास प्रथा। अरस्तु की मजबूरी थी कि अगर अर्थव्यवस्था, दास प्रथा समाप्त कर देते तो अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती। तो उन्होंने इस दास प्रथा को थोड़ा सा मानवीय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने मानवीय बनाने के लिए क्या क्या किया? तो अरस्तु ने जो मानवीय दास प्रथा को मानवीय बनाने के प्रयास, अरस्तु ने इस दास प्रथा को मानवीय बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो अगर देखें आप, तो अरस्तु ने सबसे पहले इस दास प्रथा को मानवीय बनाने के लिए कहा कि पहला काम करे कि वो जो स्वामी हो वह अत्याचार न करे दास के साथ, जबरन उनसे कार्य न ले, और वह उसे मनुष्य समझे, उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। देखिए, यह अरस्तु की एक पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण था। और मैंने आपको बताया था कि परिवार में
पत्नी, संतान और दास, इसको मिलाकर उन्होंने कहा परिवार। यानी परिवार का सदस्य इस दास को बनाया। इसलिए उन्होंने कहा, अरस्तु ने, कि अगर इस दास प्रथा को मानवीय बनाना है तो सबसे पहला काम करना चाहिए स्वामी को कि वह दास के साथ अभद्र व्यवहार न करे, दास का शोषण न करे, जबरदस्ती उससे कार्य न ले और उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। पहली चीज, कहीं ना कहीं अपने परिवार का उसको सदस्य समझे। जैसे हम अपने परिवार के सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते, जो खाते हैं उसको खिलाते हैं, अच्छे रहन सहन से रखते हैं, उसी प्रकार उसने कहा कि पहले मालिक उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि चूंकि दासता विवेक के कारण है, अगर मालिक के साथ रहते रहते दास के अंदर विवेक विकसित हो जाता है, नैतिकताएं आचरण विकसित हो जाते हैं, तो उसे स्वतंत्र होने का मौका दिया जाए, का अवसर। यानी दास को स्वतंत्र होने के भी अवसर हों। अगर दास का बौद्धिक विकास हो जाए, उसके पास विवेक आ जाए, तो उसे स्वतंत्र होने का मौका दिया जाना चाहिए। तीसरी चीज अरस्तु ने बताई कि जो दास होंगे उनकी संख्या सीमित होगी। ये नहीं कि बहुत सारे दास रख लिए शानो शौकत में। अरस्तु ने कहा कि जितनी आवश्यकता है उतने ही दास रखे जाएं। यानी दासों की संख्या सीमित करने की बात करता है, उसको मानवीय बनाने का प्रयास करता है। चौथी और सबसे बड़ी चीज मेरे विचार में, जो अरस्तु के इस दास प्रथा के सिद्धांत के समर्थन और वर्तमान समय में इस दासता को जिसको घृणित माना जाता है, ऐसे प्रथा के समर्थन करने के कारण अगर अरस्तु की आलोचना की जाती है, तो मैं कहता हूं कि यह जो चौथी चीज है, यह अरस्तु की इस दास प्रथा के समर्थन में सबसे बड़ा आधार है। कहता है कि वंशानुगत नहीं होगा। यह दासता जो होगी वह वंशानुगत नहीं होगी कि बाप दास है तो उसका बेटा दास, फिर उसका बेटा दास, फिर उसका बेटा दास। यह वंशानुगत नहीं होगा। अगर पिता दास है और उसका पुत्र अगर विवेकशील है, तो उसे दास नहीं बनाया जाना चाहिए। अरस्तु ने इस दास प्रथा को वैज्ञानिक बनाने के, मानवीय बनाने के ये कुछ प्रयास किए और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अरस्तु ने इस दास प्रथा का समर्थन भी किया। बहुत छोटा टॉपिक है बेटा। अब हम दास प्रथा की आलोचना देख लेते हैं। दास प्रथा की आलोचनाएं होनी ही थी। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में इस दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 2324 शोषण और बलात्कार श्रम के विरुद्ध रोक लगाता है। इस घृणित प्रथा का समर्थन अगर अरस्तु ने किया, तो अगर वर्तमान समय में हम पढ़ रहे हैं तो हमको आलोचना करनी ही चाहिए। अब हम उसकी आलोचना देखेंगे। दास प्रथा की आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस आलोचना में अरस्तु ने कुछ चीजें बताई। अरस्तु की आलोचना में आलोचकों ने कुछ चीजें बताई, और व्यवहारिक रूप से भी आलोचना कर सकते हैं आप कि वास्तव में प्रकृति के द्वारा जने एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के ऊपर शोषण किया जाना या उसको दास बना के रखा जाना, यह मानवीय दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है।
इसलिए दास प्रथा की आलोचना की गई। देखिए, समाज का अधिकांश भाग दास हो जाएगा। देखिए, अरस्तु को अगर पढ़ें तो अरस्तु ने कहा कि कुछ लोग शासक होने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए, यानी शासक, शासित, और मानवीय गुणों के आधार पे, विवेक के आधार पे वो कहता है कि दास होंगे और स्वामी होंगे। अगर इस आधार पे देखा जाए तो जैसे मैं अध्यापक हूं, मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, मेरे क्लास में 60 बच्चे हैं। 60 में से 1, 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका विवेक बहुत उच्च होता है, और कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता। तो अगर इस आधार पे देखा जाए कि स्वामी और दास बनाने की बात मानवीय गुणों और विवेक के आधार पे, या शासक और शासित के आधार पे, शासक और शासित के आधार पे, तो समाज का अधिकांश भाग दास हो जाएगा, और वह समाज कभी विकसित नहीं कर सकता जिस समाज में अधिकांश भाग दास हो। ऐसे समाज के विकास की कल्पना, ऐसे राज्य को हम आदर्श राज्य नहीं कह सकते। इसीलिए अरस्तु के इस सिद्धांत की आलोचना की है। दूसरा, अरस्तु ने कहा कि दासता प्राकृतिक है, कि भाई प्रकृति ने ही कुछ लोगों को दास बनाया है और कुछ लोगों को मालिक बनाया है, कुछ लोगों को आदेश देने वाला, कुछ लोगों को आदेश का पालन करने वाला। जिनके पास विवेक है वो आदेश देंगे, जिनके पास विवेक नहीं है वो आदेश का पालन करेंगे। लेकिन इन सब कहा आलोचकों ने कि वास्तव में दासता प्राकृतिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 अंगुलियां हैं, ये पांचों बराबर नहीं है। प्रकृति ने हमें 5 अंगुली दी है हाथ की, पांचों बराबर नहीं है। अगर पांचों बराबर हो जाए तो सोचिए कि सामान कोई उठा पाएंगे? हर एक उंगली की अपनी उपयोगिता है। जो छोटी उंगली है उसकी भी उपयोगिता है, जो बड़ी उंगली है उसकी भी उपयोगिता है। तो तमाम असमानताओं के बावजूद कुछ ऐसी मौलिक समानताएं हैं मनुष्य में जिनको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया कि वास्तव में यह दासता प्राकृतिक नहीं है, जबकि अरस्तु ने इस दासता को प्राकृतिक बताया। तीसरा, इन्होंने कहा कि वह लोग दास होंगे जो पूर्णतः विवेक शून्य होंगे। आप बताइए, आपसे ही मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप सोचिए इसको कि क्या इस धरती पर कोई ऐसा भी है जो पूर्णतः विवेक शून्य है? कभी आप रोड पे निकल जाइए, गांव शहर या अपने मोहल्ले टोले में, देखिए किसी पागल को पागल जा रहा होता है, बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, कूड़े का सामान उठा खाता है, इधर उधर नंग धड़ंग स्थिति में घूमता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पास विवेक नहीं है, बिल्कुल विवेक शून्य है। जरा उसको पत्थर उठा के मारने का प्रयास कीजिए ना, तुरंत अपने आप को डिफेंड करेगा, तुरंत अपना बचाव करेगा। यानी कहीं ना कहीं उसके पास विवेक है। हां, इतना विवेक नहीं है जिसकी कल्पना अरस्तु करते हैं और कह देते हैं कि दास जो विवेक शून्य होगा वो दास होगा। और समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विवेक शून्य होता है। विवेक शून्य व्यक्ति, कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास कुछ भी विवेक ना हो। छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, अभी समाज का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसको भी विवेक होता है, उसको भी पता होता है कि ये खाने वाली चीज है, कौन सी चीज खाने वाली, कौन सी चीज नहीं है। वो भी खाने का प्रयास करता है, वो भी अपनी अपनी चीजें ढूंढता है, खेलने का सामान ढूंढता है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि दास विवेक शून्य होते हैं। अगर मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, एक बार को मान लिया अरस्तु के अनुसार कि दास विवेक शून्य है, अगर वो विवेक शून्य है तो फिर मालिक के आदेश को समझेगा कैसे? स्वामी के आदेश को समझेगा कैसे? और क्या विवेक शून्य है तो पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह कहा गया कि दास पूर्णतः विवेक शून्य नहीं हो सकता, और इनके इस सिद्धांत की आलोचना की। चौथी चीज, दासता के निर्धारण का सिद्धांत अस्पष्ट। भाई कौन सा मानक है, कौन सा पैमाना है, कौन सा थर्मामीटर है? किससे आप निर्धारित करेंगे कि कौन सा व्यक्ति विवेकशील है और कौन सा व्यक्ति विवेक शून्य है?
इस निर्धारण का इसका कोई मापदंड होना चाहिए ना, कोई मापदंड नहीं। यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी, वह उसके अर्थव्यवस्था का आधार थी। उस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने आप को, क्योंकि उनके पास भी कहा जाता है बहुत सारे दास थे, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अरस्तु ने इस दास प्रथा का समर्थन कर दिया। तो कहा कि कोई मानक नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, इसलिए इसके निर्धारण का सिद्धांत ही, इसका जो निर्धारण किया गया कि कौन स्वामी होगा कौन दास, इसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं आलोचक और इनकी आलोचना। पांचवी चीज, यह सिद्धांत परस्पर विरोधी है, आपस में ही इसमें कंट्राडिक्शंस हैं। एक बार को वो कहता है कि दास वो होंगे जो विवेकशील होंगे, उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे, और दूसरे तरफ क्या कहता है कि उनके पास विवेक आ जाने पे उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। एक तरफ कहता है कि वो श्रम करेंगे, दूसरे तरफ कहता है कि मालिक उनको कोई अधिकार नहीं होंगे, और दूसरी तरफ कहता है मालिक उनसे मित्रवत व्यवहार करेगा। तो ये तमाम कंट्राडिक्शंस, तमाम विरोधी भावनाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि दासता प्राकृतिक है, दूसरी तरफ कहते हैं कि दासों को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। जब प्राकृतिक है तो उन्हें कैसे स्वतंत्र कर सकते हैं, इस प्रश्न पर भी मित्रों विचार करना होगा। इसलिए अरस्तु की आलोचना की गई। क्योंकि अगर वह प्राकृतिक है तो फिर वह स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन एक तरफ कहते हैं वो प्राकृतिक है, दूसरी तरफ अरस्तु कहते हैं कि उस दास के अंदर विवेक आ जाए तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। अगली आलोचना की गई कि दास की स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक तरफ दास के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उसके साथ परिवार के सदस्य के रूप में मानवता का प्रदर्शन करते हैं, दूसरी तरफ अरस्तु दास को पशुतुल्य बना देते हैं, पशु का उदाहरण दास के साथ देते हैं। तो मनुष्य है या पशु, उसकी स्थिति क्लियर नहीं। एक तरफ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो श्रम कर रहा है, सबसे ज्यादा श्रम तो श्रमिक कर रहा है ना, वही श्रम कर ही रहा है जिससे मालिक का काम चल रहा है, मालिक तो श्रम कर ही नहीं रहा है। तो जो श्रमिक श्रम कर रहा है उसको कोई अधिकार नहीं, उसको राजनीतिक अधिकार नहीं। और जो व्यक्ति बैठ के खा रहा है, यानी जो श्रम नहीं कर रहा है, उसको राजनीतिक अधिकार। तो कहा गया कि यह दास प्रथा की स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस दास प्रथा की आलोचना होगी। अगली आलोचना शोषण और वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। शोषण, अगर आप आगे जब जाएंगे तो आपको मार्क्स को पढ़ना होगा। मार्क्स ने जो युग बताए, उस युग में जो पहले शोषण की शुरुआत की बात करता है वो इसी स्वामी और दास से करता है। वो कहता है कि एक वर्ग कर करके मर रहा है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, एक वर्ग बिना काम करे, बिना श्रम करे खूब ज्यादा पा जा रहा है। तो ये क्या है, ये शोषण ही है ना, कि एक वर्ग कर रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, एक वर्ग बिना किए बैठे सब कुछ पा जा रहा है। तो ऐसा शोषण आगे चलकर दो वर्गों में यानी स्वामी और दास में संघर्ष को जन्म देता है, यानी वर्ग संघर्ष को जन्म देने वाला यह सिद्धांत है। जब आप 19वीं शताब्दी में जाएंगे तो कार्ल मार्क्स नामक विचारक को पढ़ेंगे। उस कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत का शुरुआत ही इसी स्वामी और दास के शोषण से प्रारंभ करता है। दूसरा चीज, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह सिद्धांत उचित नहीं है। तमाम तर्क और विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें, जैसे एक तरफ कहता है मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे और दूसरी तरफ माने मित्रतापूर्ण व्यवहार करके मानवता का प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ वो पालतू पशु से उसकी तुलना कर लेता है दास की। एक तरफ वो कहता है कि दासता प्राकृतिक है और दूसरी तरफ कहता है कि उसे स्वतंत्र होने का मौका मिल जाएगा, वो स्वतंत्र हो सकता है। एक तरफ जो वर्ग श्रम कर रहा है, जो वर्ग सब कुछ पैदा कर रहा है, मालिक का भरण पोषण कर रहा है,
उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको कोई अधिकार नहीं, उसको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति, जो वर्ग कुछ नहीं कर रहा है, उसके द्वारा किए गए श्रम का उपभोग कर रहा है, उसको राजनीतिक अधिकार भी दिया है। इसलिए आलोचकों ने अरस्तु के इस सिद्धांत की आलोचना की और इस आलोचना के माध्यम से अरस्तु के सिद्धांत को बिल्कुल गलत बताया। मित्रों, महत्वपूर्ण यह है कि आखिर प्रश्न तो दिमाग में बनता ही है कि आखिर अरस्तु जैसे बड़े विद्वान ने, जिसे विभिन्न शास्त्रों का जनक कहते हैं, अगर अरस्तु जैसे बड़े विद्वान ने इस दास प्रथा का समर्थन किया तो क्यों किया? अगर हम देखें उसके इस सिद्धांत के महत्व को तो लाख आलोचनाएं कर ली जाएं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज के परिस्थिति में दासता भले खराब हो, उस देश काल परिस्थिति की उपज थी दासता, और पूरी यूनानी अर्थव्यवस्था उसी दास प्रथा पर आधारित थी। अगर अचानक इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता तो सोचिए यूनान की अर्थव्यवस्था क्या होती, लोग खाने बिना मर जाते, यूनान की स्थिति बहुत खराब होती। इसलिए समयानुकूल होने के कारण अरस्तु ने इस दास प्रथा का समर्थन किया। दूसरी चीज, उस समय तमाम सोफिस्ट विचारक, एंटीफोन जैसे विचारक ये कहते थे कि मानवीय आधार पर दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। वो आलोचना करते थे, दास प्रथा को समाप्त करने की वकालत कर रहे थे। अगर इस दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता तो फिर यूनान संकट के मार्ग पर चला जाता और संकट के कारण यूनान समाप्त भी हो सकता था। तो उस समय अरस्तु ने यह दायित्व तो समझा कि एक तरफ जिस मानवीयता के कारण इस दास प्रथा की आलोचना की जा रही है, उसको मानवीय बना दिया जाए और दास प्रथा को समाप्त भी ना किया जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। विरोध को मानवीय आधार पर विरोध किया गया, उसको मानवीय बनाने का प्रयास कर दिया उसने, और दास प्रथा को बरकरार भी रख पाया। और इन तमाम चीजों के बावजूद, तमाम लाख आलोचनाओं के बावजूद, एक तर्क से, एक विचार से आप इंकार नहीं कर सकते कि चाहे लाख हम दास प्रथा की आलोचना कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं अरस्तु के मन में उन दासों के प्रति उनके प्रति जो भाव था, मानवीयता का भाव था, इसी भाव से उसने दास प्रथा को मानवीय बना दिया। सोचिए, उस दास को परिवार का सदस्य बना देता है, दास के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात करता है, दासों की संख्या सीमित करने की बात करता है, दासता से स्वतंत्र होने की बात करता है, और वंशानुगत दासता का विरोध करता है, वैधानिक दासता का विरोध करता है, युद्धों में हारे गए सैनिकों की दासता का विरोध करता है। तो कहीं ना कहीं अरस्तु के हृदय की वो मानवीयता प्रकट होती है, जिसके कारण उसने दास प्रथा का समर्थन किया। अगर वह दास प्रथा का विरोध करता तो हो सकता है कि यूनानी उसके दुश्मन बन जाते, फिर न अरस्तु रहते और न ये सारे सिद्धांत आते। इसलिए मेरे विचार में वर्तमान परिस्थितियों में हम उस दास प्रथा का मूल्यांकन करके अगर उसकी आलोचना करते हैं तो यह हमारी गलत फहमी ही होगी। अगर हमको उसको वास्तविक मूल्यांकन करना है तो उस परिस्थिति में जाके करना होगा जिस परिस्थिति में अरस्तु ने दास प्रथा को दिया। मित्रों, ये था अरस्तु का दास प्रथा। आगे मैं एक और टॉपिक है अरस्तु का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वर्गीकरण का सिद्धांत। जल्द ही आपके लिए मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और फिर आप इसको देखकर लाभान्वित हो पाएंगे। अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मित्रों कि अगर आपको लगता हो कि यह हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे बौद्धिक विकास के लिए, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे यह वीडियो उन अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।